A very good evening. So today we'll start with inorganic chemistry, the variation of the strengths of acidic hydrides या hydrides, in fact variation of the strength of covalent hydrides as well as the oxy acids. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ द एसिडिक एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स. समझे क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स. बात समझे क्या? राइट. तो अगर हम लोग बात करें वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स में, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17. ठीक है, राइट. तो सबसे पहले यहां पे जो तुम लोग आज हेडिंग डालोगे, पहले हेडिंग देख लो. हेडिंग क्या डालने वाले हो? हेडिंग ये डालने वाले हो, इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, सम जनरल ट्रेंड्स इन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. और ये इंपॉर्टेंट है, आता है. समझे क्या? राइट. ये पीडीएफ में बता दूंगा कौन सा पीडीएफ है. ये पीडीएफ है तुम लोगों के पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें बात करेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स की, फिर हम लोग इसमें बात करेंगे किसकी? ऑक्सी एसिड्स की. ठीक है. तो कोवलेंट हाइड्राइड्स में पता है द प्रोटॉन इज डायरेक्टली अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल. समझे क्या? एग्जाम्पल्स जैसे HX, जैसे HF, HCl, HBr, HI, गेटिंग ना? H2O, H2S, CH4, they are known as what? They are known as hydra acids or hydro acids. समझे क्या? And then oxy acids. ऑक्सी एसिड्स मैंने ऑलरेडी बताया हो कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट में बताया हुआ है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स की, और उसमें हम लोग जो कंपैरिजन ले रहे हैं वी आर टेकिंग कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप 15, 16, 17 एज एन एग्जांपल. समझे क्या? बिकॉज टू क्लियरली एस्टैब्लिश द कोवलेंट नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग नेम्स में जाएं, सो दिस इज अमोनिया, दिस इज फॉस्फीन, दिस इज आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मिथीन. ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स NH3, PH3, ASH3, SVH3 एंड BiH3. समझे क्या? राइट. फिर उसके बाद यहां पे दिस इज H2O, H2S, H2Se, H2Te एंड H2PO. समझे क्या? कोवलेंट हाइड्राइड्स में देयर इज अ बॉन्ड, MH बॉन्ड. देयर इज अ MH बॉन्ड वेयर M is the central atom. Yes or not? M is nothing but central atom. ठीक है. तो अभी हर एक केस में तुम M तो पहचानेंगे वो कि मैं M को रेड से अंडरलाइन कर देता हूं. ठीक है, राइट. तो ये MH बॉन्ड है. समझे क्या? राइट. ग्रुप 16 हाइड्राइड्स H2O. ग्रुप 16 में वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. तो उनके हाइड्राइड्स क्या क्या हो गए? हाइड्राइड्स हो गए H2O, H2S, H2Se, समझे क्या? H2Te एंड H2PO. उसी तरह से ग्रुप 17 में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो उनके हाइड्राइड्स क्या क्या हो गए? हाइड्राइड्स हो गए HF, HCl, HBr एंड HI. ठीक है. सो दीज आर द हाइड्राइड्स. अच्छा, नाउ अब अगर हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ दीज हाइड्राइड्स, तो ये जो हम वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर की बात करेंगे, तो यहां पे हम वेरिएशन की जो बात कर रहे हैं ये हम दो स्टेप्स में बात करेंगे. एक बार हम बात करेंगे किसमें? एक बार हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड. समझे क्या? और उसके बाद एक बार हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप. ठीक है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, जिससे कि मैंने जितना लिखा है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा दिखना चाहिए. राइट. तो अगर हम लोग बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड पहले मैंने इसमें जितना लिखा पूरा एक्सप्लेन किया है, तुम इसको कॉपी डाउन कर सकते हो. तो अक्रॉस द पीरियड जो हम देख रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड हमें जो दिखाई दे रहा है, अक्रॉस द पीरियड
for hydrides, covalent hydrides across the period. First of all क्या बताया है, acidic strength increases and basic strength decreases. ठीक है, across the period acidic strength increases and basic strength decreases. ठीक है, क्यों ऐसा क्या बताया है, क्योंकि द En वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एटम M rises across the period, which pulls the MH electron pair towards M and facilitates easier release of H+. तो जैसा अगर मैंने एग्जांपल लिया है सेकेंड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, समझे क्या, राइट। और इनमें En वैल्यू का ऑर्डर क्या है, En वैल्यू इंक्रीजेज एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन से फ्लोरीन जा रहा है तो En वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या दिखाया, ये मैंने MH बॉन्ड दिखाया है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, समझे क्या। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया में हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में हो जाएगा एंड फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड किस में हो जाएगा, HF में हो जाएगा। क्रॉस द पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो ये M जो है, ये जो M है, ये M जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये वाला M मैंने दिखाया है, ये जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये उतना ज्यादा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स व्हाट M। एज अ रिजल्ट ये वाला बॉन्ड जो है उतना ज्यादा पोलर होगा एंड द रिलीज ऑफ H+ इज इजियर इन केस ऑफ ग्रेटर En वैल्यू ऑफ M, समझे क्या, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें अक्रॉस द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की, इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड पीरियड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, अमोनिया, वाटर, फ्लोरीन, अमोनिया से वाटर से HF क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पीरियड, तो फॉस्फीन, H2S, HCl मोस्ट एसिडिक, देन H2S एंड देन फॉस्फीन। If I talk about fourth period, this will be the order, and if I talk about fifth period, this will be the order, समझे क्या। और यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने लिखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। किस तरह से, क्या साइन दिखाया है, डायरेक्शन क्या दिखाया है, अक्रॉस द पीरियड, समझे क्या। अच्छा, अब देखो, अब मैंने बेस स्ट्रेंथ को भी कंसिडर किया है, मैंने बस सेकंड पीरियड के लिए कंसिडर किया है, और जो चीज सेकंड पीरियड के लिए होगी वही चीज बाकी सारे पीरियड्स के लिए भी हो जाएगी, समझे क्या, राइट। तो क्योंकि सेकंड पीरियड में द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस, HF इज मोस्ट एसिडिक, देन H2O एंड देन अमोनिया। तो क्योंकि हमने ब्रोंसन एसिड बेस पढ़ लिया है, समझे क्या, तो अगर देखा जाए इफ HF इज द एसिड तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, F-। इफ H2O इज द एसिड, कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, OH-, समझे क्या। एंड इफ अमोनिया इज द एसिड, कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, NH2-। बात समझे क्या, राइट। तो इस हिसाब से ये ऐसा, ठीक है। तो इस हिसाब से HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो F- विल बी द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। अमोनिया इज द वीकेस्ट एसिड, तो NH2- विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। ये मैंने तुमको ब्रोंसन एसिड बेस में पढ़ाया है कि NH2- इज इवन स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, OH-, राइट। तो what will be the order of the strength of conjugate base, NH2- strongest, then OH- and then F-, समझे क्या। So conjugate base strength इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आती है the stability of the conjugate base, एक चीज आती है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पे बिकॉज इससे क्वेश्चन निकाल देते हैं ये लोग, निकलता है क्वेश्चन। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, बेस का जो स्टेबिलिटी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, या किसी भी सबस्ट्रेट का, किसी भी स्पीशीज का जो स्टेबिलिटी होता है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। कोई भी स्पीशीज अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो डेफिनेटली उसका स्टेबिलिटी जो होगा कम होगा, समझे क्या। अगर रिएक्टिविटी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेस की बात करें तो बेस का ज्यादा रिएक्टिविटी मतलब बेस का ज्यादा स्ट्रेंथ। तो सीधी बात, बेस स्टेबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस रिएक्टिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ फॉर सेकंड पीरियड, NH2-, OH- and F-। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेस स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी? The stability of the conjugate base is NH2-, OH- and F-। F- is the weakest base, F- is the least reactive base, hence F- is highly stable base,
समझे क्या? अमंग द बेसिस NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। बात समझ गए? राइट, तो ये चीज है, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, तो अभी जो मैंने बताया अक्रॉस द पीरियड की कहानी यहां तक, ये देख लो। अभी डाउन द ग्रुप हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राइट, क्लियर? नोट्स निकालने हो तो नोट्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किसमें? डाउन द ग्रुप में, ठीक है। अब अगर हम लोग डाउन द ग्रुप में आएंगे तो डाउन द ग्रुप में आने का मतलब क्या? डाउन द ग्रुप में आने का मतलब क्या? अब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 15, समझे क्या? ओनली देन वील टॉक अबाउट व्हाट? देन वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, ग्रुप 16, देन वील टॉक अबाउट ग्रुप 17। बट एक चीज का डिस्कशन जो हम ग्रुप 15 में करेंगे, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 16 एंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 17। समझेगा? डाउन द ग्रुप की हम बात कर रहे हैं किसमें? हाइड्राइड्स में, कोवलेंट हाइड्राइड्स में। बात समझ में आ गई? तो अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो ध्यान रखो, डाउन द ग्रुप में भी वही चीज कॉमन है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड लोएस्ट बेस स्ट्रेंथ, या इन सिंपल टर्म्स बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। समझे क्या? तो अभी हमने एक चीज कॉमन देख ली कि ये जो हाइड्राइड्स हैं, इन हाइड्राइड्स के लिए हमने एक चीज देख लिया, ये भाई अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो भी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड डाउन द ग्रुप आ रहे हो उस तो भी क्या हो रहा है? तो भी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। बात समझे क्या? राइट, तो फॉर कोवलेंट हाइड्राइड्स अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो भी एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो भी एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा। और इसका एप्लीकेशन हमने देखा था हाइड्रोलिसिस में, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल हैव ग्रेटर पीएच, मैंने बताया, उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, एज वेल एज डाउन द ग्रुप आओगे तो भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो ये चीज कैसा कॉमन है? अक्रॉस द पीरियड गए तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, डाउन द ग्रुप आए तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ठीक है। अब मैंने एक आसान तरीका निकाला है ध्यान में रखने का, सीधी बात, अमोनिया हम जानते हैं बेस होता है, पानी हम पीते हैं तो वो न्यूट्रल है, HF हम जानते हैं एसिड है, तो डेफिनेटली क्या अक्रॉस द पीरियड क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद डाउन द ग्रुप को कैसे ध्यान में रखना है? वाटर हम जानते हैं न्यूट्रल होता है, हम पीते हैं, एंड H2S क्या है? एसिड है। तो सीधी बात, डाउन द ग्रुप आ रहे तो भी क्या हो रहा है? एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड जहां पे एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वहां पे बेसिक बिहेवियर क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट। तो इस तरह से तुम इसको दिमाग में रख सकते हो फॉर ग्रुप 15, 16, 17, या फॉर कोवलेंट हाइड्राइड्स, या सिंपली फॉर हाइड्राइड्स दिमाग में बैठा लो। For hydrides, across the period acidic strength increases, down the group acidic strength increases for hydrides। बात समझे क्या? राइट, तो डाउन द ग्रुप मैंने क्या बताया? एसिडिक स्ट्रेंथ इट इज इंक्रीजिंग एंड बेसिक स्ट्रेंथ या लोएस्ट बेस स्ट्रेंथ इट डिक्रीजेस, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ लोएस्ट बेस स्ट्रेंथ? इट इज लोएस्ट बेस स्ट्रेंथ, व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज अगर हम लोग बात करें हाइड्राइड्स की, अगर हम लोग बात कर लें, अगर मैं ग्रुप 15 हाइड्राइड्स की बात करूं तो ग्रुप 15 में क्या है? ग्रुप 15 में हमारे पास अमोनिया है कि नहीं? ग्रुप 15 में हमारे पास वी हैव अमोनिया। इन ग्रुप 15 अमोनिया पे क्या है? लोन पेयर है ना, तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गिव द लोन पेयर। फिर वी हैव व्हाट? फॉस्फीन में क्या? फॉस्फोरस, लोन पेयर, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ग्रुप 16 की, वी हैव व्हाट? वाटर। ऑक्सीजन पे भी क्या है? दो लोन पेयर है, कैन गिव द लोन पेयर, समझे क्या? H2S की अगर मैं बात करूं, H2S पे भी क्या हो जाता है? दो लोन पेयर बच जाते हैं, तो इट इज ऑल्सो हैविंग अ टेंडेंसी टू गिव द लोन पेयर। तो जो हाइड्राइड्स हैं, दे सेंट्रल एटम इज ऑल्सो हैविंग व्हाट? लोन पेयर, मतलब दे ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट एज लोएस्ट बेस, समझे क्या? तो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की,
अगर हम बात करें किसमें, डाउन द ग्रुप की, सो डाउन द ग्रुप भी हम क्या देख रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है एंड लुईस बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। इसका भी रीजन मैंने डिस्कशन किया है, समझे क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इसका रीजन मैंने बाद में बताया है, अभी मैंने साइड में ए पार्ट का रीजन बताया है कि आखिर एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी जो है मैंने ए पार्ट का रीजन बता रहा हूं कि आखिर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ इनका क्यों इंक्रीज होता है, समझे क्या। तो इसका रीजन देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ साथ मैंने और भी कई सारी चीजें इनके बारे में बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है, समझे क्या। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज हमें दिख रहा है कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम M इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू विच द MH bond length will increase, obvious, bond strength will decrease, obvious, and अगर MH bond weaker होगा तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो क्या होगा, उससे आसानी से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल आएगा, समझे क्या। तो ये वाला पॉइंट कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे तो सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेंट्रल एटम साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, द MH बॉन्ड का जो लेंथ हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से MH बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजिली, करेक्ट ना। एंड इफ बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजिली, तो सबसे पहली बात इफ द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजिली, तो सबसे पहली बात, इट फैसिलिटेट्स द इजियर रिलीज ऑफ H एज H+, ठीक है। मतलब जो बॉन्ड जितना ज्यादा लेंदी होगा, जितना ज्यादा लॉन्गर होगा, वो वाला बॉन्ड उतनी आसानी से टूट जाएगा। वो वाला बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा, गेटिंग ना, MH बॉन्ड जितना लॉन्गर होगा उतनी आसानी से टूटेगा क्योंकि वो उतना वीकर होगा, गेटिंग ना। लॉन्गर MH बॉन्ड ज्यादा वीकर, ब्रेक्स विद अ ग्रेटर ईज, रिलीजेस हाइड्रोजन एज H+, समझे क्या। तो समथिंग विच रिलीजेस हाइड्रोजन एज H+, मतलब व्हाट, ग्रेटर एसिडिक बिहेवियर, ग्रेटर एसिडिक बिहेवियर, तो पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, गेटिंग ना, तो समथिंग विच रिलीजेस हाइड्रोजन विल एक्ट एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, गेटिंग ना। सो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इन हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे क्या। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, जो बॉन्ड जितना आसानी से टूट रहा है, मतलब जो बॉन्ड जितना वीकर है, मतलब उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, उतना ही कम है, समझे क्या भाई। बॉन्ड जितना लेंदी है उसको हल्का सा हीट करो, वो क्या हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, मतलब इट इज अनस्टेबल टूवर्ड्स हीट, समझे क्या, राइट। तो यहां से हमें 2-3 बातें देखी कि किसके फॉर्म में 2-3 बातें देख ली, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे थे कि हाइड्राइड्स के लिए डाउन द ग्रुप जा रहे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, उस रीजन का डिस्कशन कर रहे थे। तो उस रीजन का डिस्कशन करते करते हमने एक तो रीजन देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ हमने 2 बातें और देख ली। एक तो हमने देख लिया थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप, और एक हमने देख लिया रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप, समझे क्या, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हम लोग रीजन क्या बता रहे हैं, फिर से रिवाइज करा देता हूं। डाउन द ग्रुप जा रहे तो M का साइज बढ़ रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम M इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ड्यू टू विच जो MH बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो वो वाला बॉन्ड उतनी आसानी से टूट सकता है, क्योंकि वो उतनी आसानी से टूट सकता है, कौन सा बॉन्ड, MH बॉन्ड, समझे क्या। MH बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा उससे H उतनी आसानी से निकलेगा, ठीक है। और H निकलेगा किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, तो क्या होगा, ग्रेटर एसिडिक बिहेवियर होगा। क्योंकि कोई कंपाउंड हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, मतलब H रिलीज कर रहा है, तो रिलीज ऑफ H मतलब क्या, रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो जितना ज्यादा MH बॉन्ड लॉन्गर होगा तो रिड्यूसिंग पावर कैसा होगा, उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और तीसरी बात, MH बॉन्ड जितना ज्यादा लेंदी वो उतना ज्यादा वीकर, उतना आसानी से इट कैन बी ब्रोकन व्हाट, इजिली, एंड हेंस थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो लेस, समझे क्या, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर ग्रुप की, तो पर्टिकुलर ग्रुप में यहां पे MH बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन
फॉस्फोरस हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन, एंटीमनी हाइड्रोजन, बिस्मथ हाइड्रोजन। तो अगर हम यहां पे ऐसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो MH बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। अगर हम ऐसे यहां पे डाउन द ग्रुप जाएंगे, इस केस में इफ वी मूव डाउन द ग्रुप तो MH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा, कैन बी ब्रोकन इजिली। MH बॉन्ड, पहले वाले में MH बॉन्ड क्या, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे में क्या, फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरे में आर्सेनिक हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथे में एंटीमनी हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे क्या, एंड देन बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझे? तो हम यहां पे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, हम यहां पे इधर पे हम ये जितना ऐसे नीचे जाएंगे, ये जितना ऐसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, MH बॉन्ड वीकेंस, समझे क्या, राइट। तो MH बॉन्ड के वीक होने की वजह से सारी चीजें बता दी। तो रिजल्ट क्या क्या है, रिजल्ट डाउन द ग्रुप, पहला एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अभी इसका रीजन नहीं पता बेसिक स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होता है, इसका रीजन नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा, बता दिया। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बता दिया। उसके बाद जो हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था, बॉन्डिंग में हमने जो पढ़ा था ग्रुप 15, 16, 17, इनफैक्ट बेसिकली फॉर ग्रुप 15 एंड 16 जिससे क्वेश्चन जनरली आते हैं, द बॉन्ड एंगल HMH बॉन्ड एंगल। जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 होता है। फॉस्फीन में कितना होता है, हाइड्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना, 93.6 होता है। आर्सीन में कितना होता है, 91.8 होता है। SbH3 स्टिबीन में कितना होता है, 91.3 होता है। बिस्मिथीन में कितना होता है, 90 होता है, ठीक है, राइट। तो हमें क्या दिख रहा है, बॉन्ड एंगल इज decreasing as we are moving down the group. So bond angle decreases as per the Drago's rule, as well as dipole moment also decreases on moving down the group. ठीक है, तो इसका रीजन, दो चीजों का रीजन मैंने बताया है। तो मैंने जो है इसका रीजन बता दिया, मैंने इसका रीजन बता दिया, मैंने इसका रीजन बता दिया। अब ये दोनों का मैं रीजन बताता हूं कि बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है एंड डाइपोल मोमेंट क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो ड्रैगोस रूल के हिसाब से, ड्रैगोस रूल हम लोग कब यूज करते हैं, जब किसी भी कंपाउंड में या कई सारे कंपाउंड्स में हमें जब बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना होता है एंड जो सेंट्रल एटम है वो चेंज हो रहा होता है। whenever we have to compare the bond angles, the central atom changes, समझे क्या। so hybridization is same, for same hybridization central atom changes, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे theoretically तुम यहाँ पे hybridization निकालने जाओगे, theoretically सबका hybridization आएगा sp3, समझे क्या। मगर central atom क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, समझे क्या। तो central atom चेंज हो रहा है। तो उस केस में, किस केस में, when theoretically hybridization is same for several compounds but the central atom is changing and terminal atom is same, समझेगा। तो in that case the bond angle is directly proportional to En value of the central atom, समझे क्या। और हमें यहां पे दिख रहा है कि on moving down the group the En value of central atom, CMA नहीं CA मतलब central atom decreases down the group। हमें पता है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने देखा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इफ आई टॉक अबाउट द EN वैल्यूज, तो 3.0, 2.1, 2.0 एंड दीज टू आर 1.9, समझे क्या। इफ आई टॉक अबाउट द EN वैल्यूज, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। सो ड्रैगोस रूल के हिसाब से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एटम। कब, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है एंड सेंट्रल एटम चेंज हो रहा होता है। तो ये बॉन्ड एंगल के वैल्यूज देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस का पार्ट है, हाइड्राइड्स इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, समझे क्या, राइट। एंड डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी डाइपोल मोमेंट का हमारे सिलेबस में कैसा है, क्वालिटेटिव एप्लीकेशन है, कैलकुलेटिव क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन नहीं, क्वालिटेटिव एप्लीकेशन है। तो बॉन्ड एंगल का तुम ऐसा स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो कि भाई सेंट्रल एटम का EN वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड मोमेंट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो पूरे मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, समझेगा, राइट। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कंपेरिजन कर लेते हैं एक बार, कि जल्दी से मैं बता देता हूं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जैसे ये यार
इस तरह से, और फॉस्फीन की अगर हम लोग बात कर लें, समझे क्या? तो डेफिनेटली डायपोल मोमेंट के जो डायरेक्शंस होंगे वो इस तरह से होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, यहां पे भी ऑलमोस्ट इस तरह से होंगे। इंपॉर्टेंट है ये, समझे क्या? राइट। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, म्यू नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है दैट इज मच मोर देन म्यू फॉस्फोरस हाइड्रोजन। क्यों? बिकॉज यहां पे नाइट्रोजन EN वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज कितना 3.0 एंड EN वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज कितना 2.1। और अगर हम लोग यहां पे बात करें EN वैल्यू ऑफ फास्फोरस इज कितना 2.1 एंड EN वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कितना 2.1। बात समझे क्या? राइट। तो डेफिनेटली इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैसा ज्यादा है तो अमोनिया का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो कैसा होगा, फॉस्फीन के नेट डायपोल मोमेंट से ज्यादा ही आएगा। समझे क्या? तो दिस वी कैन से। क्लियर हो गया? राइट। ठीक है। नाउ उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ठीक है, तो ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में वी हैव वाटर सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन रेज होगा ग्रुप 16 में, बिकॉज यहां पे हमें पता है ना लीनियर बॉन्ड होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो यहां पे बॉन्ड एंगल का कुछ मतलब नहीं होता। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन रेज होता है ग्रुप 16 में। तो वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना 104.5। H2S में कितना हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना 92 डिग्री, H2SC में कितना 91 डिग्री, H2E में कितना 90 डिग्री। समझे क्या? तो इसके लिए भी अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, सो डाउन द ग्रुप गए तो वही सारी चीजें, एसिडिक नेचर विल इंक्रीज, लुईस बेस नेचर विल डिक्रीज, इसका रीजन अभी नहीं बताया, रिड्यूसिंग नेचर विल इंक्रीज बता दिया, थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। समझेगा? ये पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। समझेगा? बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज एंड डायपोल मोमेंट विल डिक्रीज। और ये चीज हमने बॉन्डिंग में पढ़ा भी था कि अरेंज HF डायपोल मोमेंट्स ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI, ये चीज हमने पढ़ी भी थी। समझे क्या? म्यू डायपोल मोमेंट म्यू डिक्रीजेस। समझे क्या? तो जस्ट कीप इन माइंड ऑल दीज फैक्टर्स फॉर हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप। समझे क्या? तो डाउन द ग्रुप का जो मैंने बताया यहां से मैंने बताया डाउन द ग्रुप का। समझे क्या? राइट। तो इसको पॉज करके नोट्स देखने के लिए देख सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि लुईस बेस स्ट्रेंथ क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां तक एक बार देख लो, पॉज करके इसको यहां तक देख लो, यहां पे पॉज कर सकते हो और फिर ड्रैगोस रूल से ये वाला एग्जांपल जो मैंने बताया। ठीक है, राइट। अब उसके बाद अब चलो देखते हैं रीजन कि आखिर भाई क्या रीजन है, रीजन फॉर द डिक्रीज इन लुईस बेस स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? तो ये मैंने स्क्रीन को थोड़ा रोका है, पहले लिखना चाहो तो पहले लिख सकते हो, बाद में लिखना चाहो तो बाद में लिख सकते हो। ठीक है, राइट। तो मैं समझाना शुरू करता हूं। रीजन फॉर द डिक्रीज ऑफ लुईस बेस स्ट्रेंथ, तो सी बहुत सिंपल सी चीज है यार, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ग्रुप 16 के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो इनके मतलब ये सब कैसे डाइबेसिक एसिड्स है ना, तो सपोज करो दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिलीज कर दिए, गेटिंग ना। तो एनायंस जो बचेंगे, पहले वाले में एनायन क्या आएगा O-2, फिर क्या आएगा S-2, H2SE में एनायन क्या आएगा Se-2 और H2T में एनायन क्या आएगा Te-2। समझे क्या? तो बिकॉज इस ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली इन द सेम ऑर्डर द बेस स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एंड बेस स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। बताया, बेस स्ट्रेंथ जितना कम, बेस का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, मतलब ये सब एक तरह से बेसेस है। समझे क्या? राइट। तो बेस का स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या? एंड बेस का स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो बेसेस हैं, क्योंकि लोन पेयर जो है वो तो इन्हीं एटम्स के ऊपर लोन पेयर है ना,
तो अगर लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे तो ये एटम्स बिहेव करेंगे लुईस बेस की तरह, करेंगे ना। तो अगर H2O लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो अपने ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर की जो है उसकी वजह से बिहेव कर रहा है। H2S अगर लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा तो सल्फर पे जो लोन पेयर है उसकी वजह से बिहेव करेगा, समझे क्या। तो लुईस बेस नेचर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग इनके एनायंस को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भाई ये जो एनायंस है, हमने ये दिख रहा है कि O-2, S-2, Se-2, Te-2, ये क्या है, ये डाउन द ग्रुप वेरिएशन है। तो अगर ये डाउन द ग्रुप वेरिएशन है तो डाउन द ग्रुप वेरिएशन में क्या दिख रहा है कि साइज जो है इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज अपॉन साइज, समझे क्या, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, समझे क्या। तो अगर इस ऑर्डर में ऐसे O-2 से T-2 तक अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो एक चीज तो एकदम क्लियर है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, गेटिंग ना। चार्ज डेंसिटी और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, मतलब जैसे ऑक्सीजन पे O-2 पे कितने 4 लोन पेयर हो गए, ऑक्सीजन पे अकेले के 2 लोन पेयर और O-2 पे -2 की वजह से 2 लोन पेयर और आ गए, तो वो 4 लोन पेयर हो गए, समझे क्या, गेटिंग ना, राइट। तो खुद ही सोचो, किसी भी एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो उतने बड़े साइज में क्या होगा, स्प्रेड होगा, समझे क्या। एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितने बड़े साइज में स्प्रेड होगा उसका पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे क्या, राइट। तो इस वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। एंड अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, समझे क्या। ऐसे सोचो ना कि जैसे सपोज करो कि जो छोटा सा एटम है और एक बहुत बड़ा सा एटम है, छोटे से एटम पे 2 लोन पेयर हैं और बड़े से एटम पे 2 लोन पेयर हैं, समझेगा। तो छोटे से एटम पे 2 लोन पेयर क्या होगा, कम स्प्रेड होंगे, तो छोटा वाला एटम अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा, मगर बड़े वाले एटम पे जो 2 लोन पेयर है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे ना। अगर बड़े वाले एटम पे 2 लोन पेयर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए तो उसका डोनेट करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो गए, समझे क्या, करेंगे ना। तो चार्ज पर यूनिट एरिया कैसा हो गया, बहुत कम हो गया। तो एरिया का कोई भी पॉइंट अगर डोनेट करेगा तो क्या होगा, बहुत कम डोनेशन होगा। इस वजह से टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एंड हेंस बेसिक नेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस वजह से डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइड्राइड्स में तो लुईस बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया बोल दो, सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, लुईस बेस स्ट्रेंथ की। तो मैंने बता दिया कि चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज, और इस वजह से लुईस बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, समझेगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं ग्रुप 17 में, तो हमें दिख रहा है HF, HCl, HBr, HI, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझेगा। तो बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, F-, Cl-, Br-, I-, बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड अगर बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली बेस का जो स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये हमें पता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, समझे क्या। क्योंकि HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो I- इज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ I- इज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस तो I- इज द स्ट्रॉन्ग मोस्ट स्टेबल बेस, समझे क्या। दूसरी बात हमें यहां पे दिख रहा है कि F-, Cl-, Br-, I- के ऑर्डर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड इफ साइज इज इंक्रीजिंग देन चार्ज डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड इफ चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज देन लुईस बेस नेचर विल डिक्रीज। बात समझे क्या, ठीक है। तो ये चीज को तुम एक बार अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो इसको तुम एक बार ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, समझे क्या। नोट्स बनाने को तुम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद इसमें से जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, ये जो पीडीएफ है, दिस इज द सेम पीडीएफ जो मैंने दिया था एसिड्स एंड बेसिस में। एसिड्स एंड बेसिस में जो मैंने पीडीएफ दिया था ये एग्जैक्टली वही पीडीएफ है, कुछ भी अलग नहीं है, समझे क्या, राइट। तो ये यहां तक और इसमें जो है यहां तक तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अगली चीज, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, हम एकदम बात कर रहे थे कि अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप। अभी अगर अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप नहीं आया
हमसे रैंडमली पूछ लिया कि बताओ भाई H2S और HI में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो ये तो हमने ब्रॉन्सेड एसिड बेस में पढ़ा है ना भाई। H2S और HI में स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा, H2S और HI में स्ट्रॉन्गर एसिड HI होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं। CH4 और H2S में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, हमने पढ़ा हुआ है, CH4 अल्केन होता है, और तुमने ऑर्गेनिक में जीओसी में भी पढ़ा हुआ है, तो CH4 तो वीकेस्ट एसिड होगा, गेटिंग ना वाटर से भी ज्यादा वीकर हो जाता है, और H2S स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, समझे। तो यहां पर बस छोटी सी कहानी सुनाइए। छोटी सी कहानी क्या है, छोटी सी कहानी ये है कि इन हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग नियरली सेम EN वैल्यू, इन द हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स वेयर द EN वैल्यू सेम, द एसिडिक नेचर इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। अभी जो हमने देखा, अगर EN वैल्यू सेम है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा जैसे जैसे साइज ऑफ द सेंट्रल एटम विल इंक्रीज। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन हैव द सेम EN वैल्यू, कितना 2.4 के आसपास। कार्बन, सल्फर, आयोडीन का EN वैल्यू कैसा होता है, सेम होता है 2.4 के आसपास। इस वजह से एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है, ये है, समझे क्या, राइट। नाउ तो ये हो गया कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड्स के बारे में जैसे एग्जांपल मैं दूं, मैंने ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया हुआ है। जैसे H2SO4 स्ट्रक्चर बनाओ, OH डबल बॉन्ड OH, करेक्ट ना, ऑक्सी एसिड। उसी तरह से अगर मैं बात करूं H3PO4, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकलते हैं। तो H3PO4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये इसमें क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड OH, OH एंड OH, समझे क्या, राइट। उसी तरह से अभी जैसे सपोज करो मैं बताऊं HNO3, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं HNO3 N डबल बॉन्ड OH एंड लाइक दिस, मतलब यहां पे ऐसा ये रेजोनेंस रहता है, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सी एसिड्स को देखें तो ऑक्सी एसिड्स का अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम, समझे क्या। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले लिया HClO4, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया HClO4, तो HClO4 में Cl डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड। उसी तरह से अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे सपोज करो HClO3, तो HClO3 में किस तरह से हो जाएगा, Cl से मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए स्ट्रक्चर्स, डबल बॉन्ड एंड OH, समझे क्या। सिमिलरली अगर इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ HClO2, तो HClO2 में क्या हो जाएगा, Cl डबल बॉन्ड एंड OH। Similarly, if I take the example of HOCl, they all are what, oxy acid ना, HO या Cl के लिए this is HOCl, समझे क्या। तो ये ऑक्सी एसिड्स क्यों हैं, बिकॉज इनमें जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि नहीं, इनमें जो हाइड्रोजन जो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ H+, दैट हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू व्हाट, दैट हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, समझे क्या, राइट। हाइड्रोजन विच इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H+ इज H3PO4 ना, तो फिर ये भी OH होगा, इट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, समझे क्या, दिस, राइट। यहां पे ये HClO4 मोनोबेसिक, HClO3 मोनोबेसिक, समझे क्या, HClO2 मोनोबेसिक, और HOCl ये भी कैसा, मोनोबेसिक, ठीक है। तो अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला देखें, अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला देखें तो सेंट्रल एटम जो है उसको मैंने ले लिया क्या, Z। उसके बाद सभी ऑक्सी एसिड पाथ कुछ ना कुछ क्या है, OH है, तो OHM, और कुछ ना कुछ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो कि मल्टीपल बॉन्ड से लगे, मतलब डबल बॉन्ड से लगे हैं, समझे क्या। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये हो गया HOM Z क्या है, सेंट्रल एटम, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O, समझे क्या। द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज representation of oxy acids,
समझे क्या? m एंड n आर इंटीजर्स, ऐसे ही है ना, जैसे H2SO4 में क्या है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूले में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं HO होल ट्वाइस SO होल ट्वाइस H2SO4। H3PO4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, कितने OH बॉन्ड है? 3, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? HO होल थ्राइस P एंड O1। HNO3 कितने OH बॉन्ड्स हैं? 1 OH बॉन्ड है और बाकी ऑक्सीजन कितने? 2, तो OH बॉन्ड कितना? 1, यस नॉट? HO 1 OH बॉन्ड, N एंड O कितना? 2, HNO3। HClO4 इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? OH कितना है? 1, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो कितने? 3 है, गेटिंग ना? तो ये क्या हो जाएगा? HOClO3, गेटिंग ना? दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। उसी तरह से HClO3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे? OH 1 है, Cl एंड O कितने हैं? 2 हैं। HClO2 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? HOClO 1, इस तरह से, समझे क्या? राइट, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो सबसे पहले मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, मतलब ये सब ऑक्सी एसिड है, सबसे पहले मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है? उन फैक्टर्स पे पहले हम ध्यान देंगे और उसके रीजंस पे हम ध्यान देंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, फिर हम लोग एग्जांपल्स में देखने वाले हैं, एग्जांपल में आएंगे कि किस तरह से कौन सा फैक्टर का क्या एप्लीकेशन है और किस तरह से हम लोग इसके ऑक्सी एसिड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। मैंने क्या बताया? स्मॉलर द साइज ऑफ सेंट्रल एटम मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। सेंट्रल एटम ऑक्सी एसिड के स्ट्रेंथ को गवर्न करने का पहला फैक्टर, स्मॉलर द साइज ऑफ सेंट्रल एटम मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, समझे क्या? दूसरा फैक्टर क्या है? EN वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एटम, समझे क्या? तो इसमें क्या बताया? इसमें बताया ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू of the central atom more will be the acidic strength. Greater the EN value of the central atom more will be the acidic strength, ठीक है? राइट, तो पहले हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं, भाई इसका रीजन क्या है। तो पहले दो फैक्टर्स, स्मॉलर द साइज एंड मोर द EN वैल्यू मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, समझे क्या? तो इसका पहले रीजन देख लेते हैं। तो इसका रीजन क्या बता रहे हैं? इसका रीजन ये बता रहे हैं, इसको मैंने नहीं लिखा, इसको मैं इसी से पढ़ा देता हूं। देखो क्या बताया जा रहा है? स्मॉलर द साइज एंड ग्रेटर द EN वैल्यू ऑफ Z। Z मतलब क्या? सेंट्रल एटम, समझे क्या? राइट, विल मेक द ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर, गेटिंग? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला ले लें, जैसे अगर मैं जनरल फॉर्मूला ले लूं HOMZON, समझे क्या? पुट M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो ऐसे देखो, तो ये क्या हो जाएगा? HO, सीधे मैं सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, बस एटम्स दिखा रहा हूं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? HOZ एंड O, डबल बॉन्ड O, समझे क्या? तो क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम जो है, ये सेंट्रल एटम जितना छोटा और इस सेंट्रल एटम का EN वैल्यू जितना ज्यादा, समझे क्या? तो क्या होगा? ये वाला सेंट्रल एटम, ये ऑक्सीजन, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से है? एसिडिक बिहेवियर इस हाइड्रोजन के H+ के रिलीज होने के H+ के रिलीज होने पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये हाइड्रोजन अगर आसानी से H+ के फॉर्म में निकल जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, आसानी से नहीं निकलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, ठीक है? तो सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा, उसका EN वैल्यू जितना ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वाला जो OH ZO बॉन्ड है, अगर ये ज्यादा छोटा है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? ये Z क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस वाले इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा, समझे क्या? क्योंकि सेंट्रल एटम कुछ भी कर लो भाई, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही होता है ना, ठीक ना? एंड फ्लोरीन कभी कोई ऑक्सी एसिड बनाता नहीं है, ठीक है? तो डेफिनेटली ऑक्सीजन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझे क्या? वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहे इस वाले बॉन्ड से मिले, चाहे इस वाले बॉन्ड से मिले, चाहे इस वाले बॉन्ड से मिले, समझे क्या? राइट, बट अगर सेंट्रल एटम Z जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में ऑक्सीजन और Z के बीच का जो EN वैल्यू डिफरेंस है,
मतलब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अभी सपोज करो ऑक्सीजन का ईएन वैल्यू कितना है, ऑक्सीजन का ईएन वैल्यू है 3.6 और जेड का ईएन वैल्यू सपोज कर लो कितना 2.5, एक बार सपोज कर लो, और एक बार थोड़ा ज्यादा ईएन वैल्यू पकड़ लो कितना 2.3.0 पकड़ लो। तो अगर ईएन वैल्यू z का 2.5 है तो व्हाट इज द ईएन वैल्यू डिफरेंस, इन दोनों के बीच में ईएन वैल्यू का डिफरेंस कितना हो गया 1.1 का हो गया ना, करेक्ट ना। और अगर 3.0 तो ईएन वैल्यू डिफरेंस कितना हो गया 0.6, ठीक है। तो z का ईएन वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो ईएन वैल्यू डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड z क्या होगा, कम होगा। और अगर ईएन वैल्यू डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड z कम होगा तो ऑक्सीजन और z का जो बॉन्ड होगा कैसा होगा, लेस पोलर होगा, मतलब ग्रेटर EN value of Z implies less difference of oxygen Z EN value, which implies less polar oxygen Z bond। एंड अगर लेस पोलर ऑक्सीजन Z बॉन्ड हो गया तो उस केस में ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन खींचना है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड लेस पोलर हो गया ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन तरफ अब उतना ज्यादा लाई नहीं करेगा, ये किधर लाई करेगा, समवेयर इन द मिडिल, कहीं ना कहीं मिडिल के आसपास लाई करेगा। वो ज्यादा ऑक्सीजन तरफ शिफ्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आसपास इन द मिडिल ऑफ द बॉन्ड लाई करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को भाई इलेक्ट्रॉन अब इस वाले बॉन्ड से मिल नहीं रहा है, जेडो बॉन्ड से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं रहा है, तो अभी ऑक्सीजन के लिए एक ही रास्ता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहां से खींचे, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा OH बॉन्ड से। एंड अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा OH बॉन्ड से तो ये वाला हाइड्रोजन बहुत आसानी से H+ के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि स्मॉलर द साइज एंड ग्रेटर द EN वैल्यू ऑफ Z मेक द ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर। क्यों ऐसा, बिकॉज दीज फैक्टर्स विल शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन Z एंड O टूवर्ड्स Z, है कि नहीं, मैंने बताया ना बॉन्ड कैसा हो गया, लेस पोलर हो गया ना। एंड अगर बॉन्ड लेस पोलर हो गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तरफ लाई करना था वो किधर शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉन्ड या टूवर्ड्स Z, समझे क्या, मतलब ऑक्सीजन तरफ ज्यादा लाई नहीं कर रहा है, समझे क्या। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट विल इन टर्न कॉज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टूवर्ड्स ऑक्सीजन, बताया। तो इस वाले ऑक्सीजन को भाई यहां से तो इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, तो अभी इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, OH बॉन्ड से खींचेगा, समझे क्या, राइट। दस OH बॉन्ड इज वीकेंड एंड प्रोटॉन इज इजिली रिलीज्ड, समझे क्या। तो देयरफॉर इन द सीरीज जैसे HOCl, HOBr, HOI, समझे क्या। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट HOCl, HOBr एंड व्हाट HOI, ठीक है। अगर मैं इनके EN वैल्यूज लिख रहा हूं यहां पे, मैं इसका EN वैल्यू लिखता हूं। EN वैल्यू ऑफ क्लोरीन कितना है, 3 है। EN वैल्यू ऑफ ब्रोमीन कितना है, 2.8 होता है। और EN वैल्यू ऑफ आयोडीन कितना होता है, 2.5 होता है, समझे क्या, राइट। तो दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस ब्रोमीन एंड देन दिस आयोडीन। अब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, समझे क्या, राइट। तो अगर देखा जाए, अगर यहां से देखा जाए इस वाले केस में, तो यहां पे EN वैल्यू का ऑर्डर क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझे क्या, EN वैल्यू, ऑर्डर ऑफ EN वैल्यू। ऑक्सी एसिड है, करेक्ट ना। तो हमने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN वैल्यू ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा HOCl, HOBr, yes or not, and
HOI. This will become the order of एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, अब इसका लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि ये EN वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया, ये वाला बॉन्ड सबसे कम पोलर होगा, फिर ये वाला बॉन्ड होगा, फिर ये वाला बॉन्ड होगा. समझे क्या? राइट. क्योंकि ये तो ऑक्सीजन कितना है 3.6, ये कितना 3.6, और इधर पे कितना ऑक्सीजन वही 3.6. तो व्हाट इज द EN वैल्यू डिफरेंस? EN वैल्यू डिफरेंस कितना हो गया, EN वैल्यू कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 3.6 माइनस 3.0, 0.6. समझे क्या? यहाँ पे EN वैल्यू डिफरेंस कितना हो गया 3.6 माइनस 2.8, 0.8. समझे क्या? यहाँ पे EN वैल्यू डिफरेंस कितना हो गया 3.6 माइनस 2.5, 1.1. समझे क्या? तो ये वाला बॉन्ड कैसा है, मोस्ट पोलर है. तो HOI में ऑक्सीजन को बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई IO बॉन्ड से मिल जाएगा, तो इस वाले बॉन्ड से ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन उतनी आसानी से रिलीज नहीं होगा. समझ गए होगे? ठीक है, राइट. तो बेसिकली बस फैक्टर को दिमाग में रखो. राइट. उसी तरह से तो वो रीजन बता रहे हैं कि द EN वैल्यू इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस. साइज का भी फैक्टर है ऑफ द सेंट्रल एटम. सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑक्सी एसिड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ HClO4, HbRO4, HiO4. इसका डिस्कशन मैं भी करूंगा. मैं सारे फैक्टर्स पढ़ा दूं, फिर मैं HClO4, HbRO4 और HiO4 में इसका मैं डिस्कशन करता हूं. ठीक है, राइट. फिर उसके बाद दो फैक्टर्स बताए मैंने. उसके बाद नेक्स्ट वाला फैक्टर क्या है? नेक्स्ट वाला फैक्टर मैंने बताया, जो लिखा है, क्या लिखा है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम्स, मतलब N. OH को काउंट नहीं कर रहे हम लोग यहां पे. हम लोग यहां पे किसको काउंट कर रहे हैं? जो तीसरा वाला पॉइंट लिखा है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम्स, मतलब क्या, हम N को काउंट कर रहे हैं. किसको काउंट कर रहे हैं? N को काउंट कर रहे हैं. जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है यहां पे, जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने यहां पे, ये N का वैल्यू जितना ज्यादा. समझे क्या? OH को काउंट नहीं कर रहे हैं. समझे क्या? तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम्स व्हिच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ. समझे क्या? राइट. जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम्स अटैच्ड होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. मतलब जितने ज्यादा डबल बॉन्ड O होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. समझे क्या? एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज. कभी कभी इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में भी कुछ लोग कंफ्यूजन में बोल देते हैं, बट इट इज एक्चुअली नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज फॉर्मल चार्ज. ठीक, समझे क्या? वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो फॉर्मल चार्ज है. समझे क्या? तो ये क्या कह रहे हैं, मोर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ. समझे क्या? तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम क्या, पीरियोडिक टेबल में Z का ग्रुप नंबर माइनस Z के टोटल सिग्मा बॉन्ड्स माइनस Z के पास कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या देगा, वो हमें फॉर्मल चार्ज देगा. समझे क्या? राइट. तो लेट अस टेक द एग्जांपल बेस्ड अपॉन, अभी मैंने A और B पॉइंट से मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया है. A और B पॉइंट से एक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अभी C और D पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं इसमें. जैसे चलो पहले इसका मैं रीजन बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. तो क्या बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ नेगेटिव एटम्स, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट इन द ऑक्सी एसिड, अभी मैंने बता दिया, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N will make the acid what stronger. In general, the strength of acids that have general formula, this can be related to the value of N. समझे क्या? If N is equal to 0, acid is very weak. If N is equal to 1, acid is weak. If N is equal to 2, acid is strong. If N is equal to 3, acid is very strong. समझे क्या? अभी ये सारी चीजें एग्जाम्पल देखते हैं. मैं यही वाले एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल लेता हूं और ये जितने भी एसिड लेके इन सबका स्ट्रेंथ को मैं कंपैरिजन करूंगा अभी. ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैं कराता हूं ये सारे एसिड्स. तो जनरली क्या, N का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा. ठीक है, राइट. N का वैल्यू 0 तो एसिड इज वेरी वीक, N का वैल्यू 1 तो एसिड इज वीक. जहां पे N का वैल्यू 0 है वो वीकेस्ट एसिड होगा, N का वैल्यू 1 वीक एसिड होगा, मगर N के वैल्यू 0 वाले एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा. समझे क्या? अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे. N के वैल्यू 2 तो एसिड इज स्ट्रॉन्ग, N के वैल्यू 3 तो एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. समझे क्या? राइट. तो इसका रीजन क्या बता रहे हैं, इसका रीजन सीधे सीधे ये बता रहे हैं
सीधे सीधे इसका रीजन ये बता रहे हैं कि द नेगेटिव एटम्स ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम देयर एटम एंड मेक इट मोर पॉजिटिव. The Z atom therefore becomes more effective in withdrawing electron density away from oxygen atom that is bonded to hydrogen. This in turn, the electrons of HO bond are drawn more strongly away from the hydrogen atom. The net effect makes it easier for the proton release and increases the acidic strength. Right. चलो इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं. पहले क्या बता रहे हैं कि ये बताया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल में लेता हूं. Suppose if I take the example, compare the acidic strength of HOCl, HClO2, HClO3 and HClO4. ठीक है. चलो इसको समझाएगी, जो कहानी जो लिखी है इसको समझाने के लिए पहले मैं यही दो एग्जांपल ले लेता हूं. HOCl एंड HClO2, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना ग्रीन से. बाकी ये वाला, ये सारे एग्जांपल में समझाने वाला हूं, ये सारे एग्जांपल में समझाने वाला हूं, ये सब मैं समझाने वाला हूं. ठीक है, राइट. ये सब भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, डोंट वरी. तो सबसे पहले ये जो मैंने रीजन जो बताया है कि जितना ज्यादा एन का वैल्यू होगा एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से. तो इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से जाएगा, जैसे ये है HOCl. तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं HOCl, HOClO0, समझे क्या. और ये क्या है HOClO1. कैसे पता चला, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे पता चला, ये प्रेजेंटेशन हमें इनके स्ट्रक्चर से पता चल गया. और यहां पे किस तरह से ये डबल बॉन्ड O है और ये OH है, स्ट्रक्चर से पता चल गया. समझे क्या. अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बस कंपैरिजन करते हैं कि भाई यहां पे आखिर हो क्या रहा है. विल जस्ट ट्राई टू मेक अ कंपैरिजन कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. समझे क्या. तो इसको जो है मैं ऐसे बना देता हूं. अब देखो जरा, अभी सेकंड वाले केस में यहां पे डेफिनेटली एन का वैल्यू कितना है, 1 है. यहां पे एन का वैल्यू कितना है, 0 है. समझे क्या. तो डेफिनेटली इस वाले केस में ये जो ऑक्सीजन लगा है, ये ऑक्सीजन कैसा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये वाला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम, जहां पे एन का वैल्यू नॉन जीरो हो गया या फिर जहां पे एन का वैल्यू कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, वहां पे क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन एटम जो है ये इस वाले क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या होगा, डेल प्लस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर क्लोरीन पे डेल प्लस डेवलप होना स्टार्ट हो गया तो इस वाले क्लोरीन का जो EN वैल्यू है, EN वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. भाई किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी उतना ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसका EN वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो इस वाले क्लोरीन का अगर EN वैल्यू ज्यादा हो गया तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है कैसा हो जाएगा, लेस पोलर हो जाएगा. और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी. तो ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, यहीं से खींचेगा, OH बॉन्ड से खींचेगा. और ये वाला हाइड्रोजन जो उतनी आसानी से H+ के फॉर्म में रिलीज हो सकता है. बट जबकि हम लोग यहां पे कंपैरिजन करें तो यहां पे इस वाले क्लोरीन पे इसके जैसा कोई ऑक्सीजन एटम अटैच नहीं है. तो इस वाले क्लोरीन का जो EN वैल्यू है वो इस वाले क्लोरीन के मुकाबले कैसा है, कम है. तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में, this bond is what, more polar. yes, and if this bond is more polar तो ऑक्सीजन को इस वाले बॉन्ड से कुछ हद तक ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं एज कंपेयर टू दिस केस, एज कंपेयर टू अदर वन. इस वजह से ये वाला ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा नहीं खींचेगा और यहां से H+ के निकलने का जो टेंडेंसी है, यहां से H+ के निकलने का जो टेंडेंसी है वो कैसा होगा, लेस होगा. बात समझे क्या. अभी तुमने जीओसी पढ़ाई है, जीओसी ही है, समझ गए होगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. बात समझ में आ गई, राइट. आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी, समझे क्या, राइट. चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों में आते हैं. तो ये जो मैंने 4 पॉइंट बताए, ये 4 पॉइंट को ध्यान रखना.
द वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फैक्टर्स विच डिफाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ऑफ एसिड, अरेंज इन द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, एसिड के इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में हमें इसको अरेंज करना है। तो पहला वाला क्या है हमारे पास, पहला वाला है हमारे पास HOCl, H3BO3 एंड H4SiO4, समझे क्या। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, मैं स्ट्रक्चर बना के करवाता हूं इसको। तो पहला वाला है हमारे पास HOCl, समझे क्या, HOCl, H3BO3 जो है इट इज ऑल्सो BOH होल थ्राइस, एंड H4SiO4 जो है, H4SiO4 जो है इट इज एक्चुअली SiOH होल 4, समझे क्या, एंड दिस इज HOCl, समझे क्या। तो देखो मैंने क्या लिखा है पहले वाले में, N का वैल्यू कितना है, पहले वाले में N का वैल्यू कितना है, 0 है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहां पे इनके स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को अगर हम बनाते हैं, इफ आई जस्ट मेक द स्ट्रक्चर, ये HOCl हो गया, समझ गए, राइट। ये क्या हो गया, BOH होल थ्राइस, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं इसका, ये HOCl हो गया, BOH होल थ्राइस, ये हमने पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं बार बार पढ़ा है हमने, कई बार पढ़ा है। ये इस तरह से, समझ गए, और ये जो हो जाएगा SI, वेट, SiOH, OH, OH एंड OH, कार्बन फैमिली का ना सिलिकॉन, समझे क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे फैक्टर्स को पता करते हैं, समझे क्या, टू प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। विल जस्ट कंपेयर ऑल द फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर हमने क्या कंपैरिजन किया, सेंट्रल एटम को पहले मार्क कर लेते हैं, भाई ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, राइट। क्लोरीन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, क्लोरीन, बोरॉन एंड सिलिकॉन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले साइज के मामले में बोरॉन कैसा है, ग्रुप 13 का है। फिर वेट है, तो साइज के मामले में अगर बात करें तो बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13, समझे क्या, राइट। देन वी हैव सिलिकॉन बिलोंग्स टू कितना, ग्रुप 14, एंड देन क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, समझे क्या, राइट। तो साइज के ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ साइज ये हो गया पहला फैक्टर, ठीक है। EN वैल्यू के मामले में, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ EN वैल्यू, ऑर्डर ऑफ EN वैल्यू हम पता है, अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो EN वैल्यू बढ़ता है, बोरॉन, सिलिकॉन, क्लोरीन, EN वैल्यू। N का वैल्यू सब में कितना है, 0, 0 एंड 0, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल चार्ज को अगर हम कैलकुलेट करें, फॉर्मल चार्ज, तो क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज, सेंट्रल एटम यहां पे क्लोरीन है, समझे क्या, क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 17 या 7A, ग्रुप क्या है 7A, यहां पे ग्रुप क्या है 3A, और यहां पे ग्रुप क्या है 4A, समझे क्या,
तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रुप नंबर 7 माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, समझे क्या? क्लोरीन के यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 माइनस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ भाई है। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। सो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया, समझे क्या? उसी तरह से भाई यहाँ पे बोरॉन पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? ग्रुप नंबर 3A, मतलब कितना? 3, समझे क्या? ग्रुप नंबर 3A मींस व्हाट? ग्रुप नंबर कितना हो गया? ग्रुप नंबर हो गया 3 माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बोरॉन के, बोरॉन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? ग्रुप नंबर हो गया 3, बोरॉन के सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? बोरॉन के सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। बोरॉन के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया इसका? 0, समझे क्या? राइट। उसी तरह से यहां पे फॉर्मल चार्ज सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4A, तो ग्रुप नंबर क्या? 4 माइनस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सिलिकॉन के? 4, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0। तो फॉर्मल चार्ज वाला फैक्टर तो सब में कैसा है? सेम है, समझे क्या? राइट। तो n का वैल्यू सबके लिए सेम है, फॉर्मल चार्ज के फैक्टर सबके लिए सेम है। En वैल्यू वाला फैक्टर है जो जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं ग्रेटर द En वैल्यू, ग्रेटर द En वैल्यू एंड लेसर द साइज। क्लोरीन का En वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का साइज सबसे कम है, तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ हो गया H3BO3 H4SiO4 एंड HOCl, समझे क्या? एंड व्हाट? HOCl, बात समझ गए? राइट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसी तरह से अगला जो है क्या दिया गया है? HClO2, HNO2, H2SO3 एंड H3PO4। तो अगले में क्या है हमारे पास? सेकंड वाला जो है हमारे पास, यहां पे जगह भी है अपने पास, सेकंड वाला जो है वो हमें दिया, वी कैन देन उसके बाद ये देख लो जरा HClO4 एंड HiO4, इसको दिखा देता हूं एक बार। HClO4 एंड HiO4, HClO4 एंड HiO4, समझे क्या? तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां पे डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो एंड OH, समझे क्या? और HiO4 में डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो एंड OH। हमें दिख रहा है कि यहां पे N का वैल्यू कितना है? 3। यहां पे N का वैल्यू कितना है? 3। फॉर्मल चार्ज निकाल लो, दोनों 7 को ग्रुप 7A के हैं, 7 माइनस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, अनपेयर्ड अनशेयर इलेक्ट्रॉन 0, 3, और इसका भी फॉर्मल चार्ज यहां पे कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना है? +7, यहां पे भी कितना है? +7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है। तो En वैल्यू के ऑर्डर में क्लोरीन का En वैल्यू इज मोर देन आयोडीन का En वैल्यू, समझे क्या? En वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज मोर देन En वैल्यू ऑफ आयोडीन। साइज के मामले में भी क्लोरीन इज लेसर देन आयोडीन, समझे क्या? तो एसिडिक स्ट्रेंथ में HClO4 is stronger than HiO4, acidic strength, समझे क्या? स्मॉलर द साइज, ग्रेटर द En वैल्यू, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, बात समझे क्या? राइट। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। ये देखो मैंने कहा था ना, इसको मैं बाद में लेता हूं। HClO4, HbRO4, HiO4, हमने HClO4 और HiO4 का कंपैरिजन किया, ये ठीक है, राइट। अभी इतना पहले हम लोग n के वैल्यू देख लेंगे, फॉर्मल चार्ज देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें साइज और En वैल्यू से कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो देख लेना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसका En वैल्यू लगभग थोड़ा बहुत इंक्रीज ही हो जाता है, उसके हिसाब से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे कंपैरिजन किया था।
HClO4, H2SO4, HNO3 एंड HClO3 में कंपैरिजन किया था, ठीक है। तो थोड़े बहुत एम्बिगुअस केसेस आ जाते हैं, तो जहां पे एम्बिगुअस केसेस आ जाते हैं वहां पे हम लोग अपना थोड़ा लॉजिक यूज कर सकते हैं। कौन सा? ब्रोंसेड एसिड बेस वाला जो लॉजिक यूज कर सकते हैं। ब्रोंसेड एसिड बेस में एनीवेज पढ़ा हुआ है ना, हमने ब्रोंसेड एसिड बेस में क्या पढ़ा? ब्रोंसेड एसिड बेस में हमने यही पढ़ा हुआ है कि H2SO4 स्ट्रॉन्गर देन HNO3, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम्हारा काम क्या है। मैंने यहां पे ये अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑल्सो गिव द रीजंस। तो ये जो है A HNO2 HNO3, B H2SO4 H2SO3, HOCl HOBr HOI, HClO2 HBrO2 HiO2, D E F G, ठीक है। ये H वाला इसका डिस्कशन मैं करता हूं कल क्लास में, और फिर I वाला दिस यू हैव टू डू, अरेंज करना है तुम्हें इनको इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ्स, समझे क्या? ठीक है, राइट। तो कर लोगे क्या अरेंज इसको? सबसे पहले कंपेयर एन वैल्यू एंड फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले आप टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ एन एंड फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो किस तरह से कंपैरिजन करोगे? किस तरह से? ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन, सबसे पहले कंपेयर एन वैल्यू एंड फॉर्मल चार्ज। एन वैल्यू फॉर्मल चार्ज से अगर डिसाइड नहीं हो रहा है, देन कम टू साइज एंड ई एन वैल्यू, बट सबसे पहले यू हैव टू कंपेयर यूजिंग एन वैल्यू एंड फॉर्मल चार्ज, समझे क्या? राइट। तो तुम्हें इस तरह से कंपैरिजन करना है, ठीक है। सबसे पहले एन वैल्यू फॉर्मल चार्ज, उससे डिसाइड नहीं हो रहा, देन कम टू साइज एंड ई एन वैल्यू, ठीक है। तो जस्ट प्लीज मेक द कंपैरिजन। एच वाला भी कर लेना, कल हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका, ठीक है। सो बस कल मैं थोड़ा लुईस बेस का डिस्कशन कर दूंगा और ऑक्साइड्स के बारे में कल बताऊंगा, ऑक्साइड्स के एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, उन सारी चीज के बारे में बताऊंगा। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।